जय हिंद जय भारत दोस्तों, हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है सप्लाई अंडर जीएसटी। चैप्टर 1 तो बेटा उसमें तो कोई चेंज होते नहीं है, तो वो जो चैप्टर 1 है उसको तो ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार अभी तक उसमें से क्वेश्चन पूछा गया, वो भी नवंबर 17 में, जब जीएसटी 20 मार्क्स के लिए सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था तब। उसके अलावा चैप्टर 1 जो है इतना कोई काम का है नहीं आपके लिए। अब यहाँ से जो चैप्टर नंबर 2 है ये बेस है आपके आगे के कई टॉपिक्स का, कई चैप्टर्स का बेस है ये। इस चैप्टर को हमको ढंग से समझना और अच्छे से समझना है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जीएसटी एक्चुअली है क्या, कब एप्लीकेबल होता है, क्यों अप्लाई होता है, किन पर अप्लाई होता है, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। देन कुछ क्लेरिफिकेशंस होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है बेटा, हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं, वो है जीएसटी। एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बेटा, जीएसटी क्या है। तो बोला गया बेटा जीएसटी एक टैक्स है। क्या है बेटा? टैक्स है। वाह। एक इनडायरेक्ट टैक्स किस पर इंपोज्ड होता है? तो बोला गया इंपोज्ड ऑन गुड्स और सर्विस पे नहीं, इन्होंने एक वर्ड्स यूज किया बेटा, इंपोज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई होती है उस पर एप्लीकेबल होता है जीएसटी। ओके, तो बेटा ये जो सप्लाई है ये क्या होती है, सबसे पहली चीज तो ये समझनी पड़ेगी हमारे को। तो इसमें हमारे को दो कैटेगरी आती है, एक जो सप्लाई होती है, एक जो नो सप्लाई। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी जो सप्लाई मानी जाती है और उन पे जीएसटी लगेगा, लग सकता है, बराबर है, लगने के पूरे पूरे चांस होते हैं क्योंकि वो सप्लाई मानी जाती है। एक जो सप्लाई नहीं मानी जाती इनको हम बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। क्या बोलते हैं? नेगेटिव लिस्ट। इन पर जीएसटी चार्ज कभी नहीं होता है। अच्छा सर, जो सप्लाई मानी जाती है उन सब पे जीएसटी चार्ज होगा? नहीं बेटा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सर सिचुएशन पे कैसे डिपेंड करता है मैं बताता हूं। सप्लाई में दो तरह की सप्लाई होती है, एक होती है टैक्सेबल सप्लाई, एक होती है एग्जम्प्ट सप्लाई। मतलब कुछ ऐसे केसेस जो सप्लाई के डेफिनेशन में तो बट वो एग्जम्प्ट है, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, ये जो है इन पर जीएसटी नहीं लगता है, ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, बराबर है। टैक्सेबल सप्लाई जो होती है बेटा उस पर जीएसटी लगता है। ओके, अब जीएसटी लगने के बाद जीएसटी कैलकुलेट कैसे करोगे, कंप्यूट भी तो करना पड़ेगा। तो फिर आता है जीएसटी का वैल्यूएशन, एक चैप्टर जिसमें जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उस पर जीएसटी चार्ज होगा। तो वैल्यूएशन, वैल्यूएशन से आप क्या करोगे, जीएसटी कंप्यूट करोगे। फिर आप क्या करोगे, जीएसटी कंप्यूट करने के बाद लायबिलिटी टू पे जीएसटी। जीएसटी जो है वो डिपार्टमेंट को पे करने के लिए कौन लायबल होगा और उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जब जीएसटी कंप्यूटेशन लेंगे आप, कंप्यूटेशन के बाद में एक टॉपिक आता है आपके लायबिलिटी जो है टू पे जीएसटी। इसके लिए इसमें आपको एक आईटीसी चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको एग्जैक्ट कितना अमाउंट पे करना ये आपको पता लगे। और उसके साथ साथ आपको जिस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए वो है चैप्टर नंबर 2 चार्जेस टू जीएसटी, बराबर है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, सॉरी चैप्टर नंबर 3 चार्जेस टू जीएसटी, उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम वैल्यूएशन के साथ साथ हमारे को ये पता होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई टॉपिक एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम ये समझेंगे कि सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करना है या आईजीएसटी चार्ज करना है। फिर उसके अलावा एक और टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर जो, उसमें हम ये सीखेंगे कि ये जिस बंदे की लायबिलिटी जीएसटी पे करने की, यहाँ पर वो शख्स कौन सी डेट तक जीएसटी डिपार्टमेंट को पे करते हैं, बराबर है, वो कैलकुलेट करना कि किस दिन उसकी लायबिलिटी बन जाएगी डिपार्टमेंट को टैक्स पे करने के लिए, किस मंथ में वो लायबल हो जाएगा, वो सब हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो आप देखोगे ये चैप्टर जो है ना सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चैप्टर है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं।
इसका मतलब ये जो ओवरव्यू मैंने आपको दिया, ये मैं ओवरव्यू मैंने आपको क्यों दिया, ताकि आपको ये पता लगे कि जब आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो बेटा याद रखना चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस में देखना है। तो 1 तो वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं यूँ बोल सकता हूँ 2, 3 और 4 ये सीक्वेंस में देखना है। उसके बाद बेटा आपके चैप्टर नंबर 6 नहीं 5, 7, 8 ये चैप्टर आपको सीक्वेंस में देखना है। मतलब ये देखना 6 चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आप बाद में भी देखोगे तब भी चलेगा, बार आप पहले देखोगे तब भी चलेगा, कोई बड़ा इशू वाली बात नहीं। बट ये वाले चैप्टर आपको याद रखना, इनका सीक्वेंस मत तोड़ना, ये एक दूसरे के ऊपर काफ़ी डिपेंड और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो जब हम लिंकेज करेंगे, बराबर लिंकेज करेंगे, तब आपको पता रहना चाहिए बराबर कि हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो बेटा याद रखना ये चैप्टर आपको सीक्वेंस में देखना है। ये बात कर रहा हूँ मैं जीएसटी की बेटा, ओके, इसकी बात कर रहा हूँ जीएसटी की। तो अब हम शुरू करते हैं जीएसटी। अब हमारा जीएसटी यहाँ पे शुरू होता है ना बेटा। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर जीएसटी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था बेटा जीएसटी क्या है। जीएसटी एक टैक्स है जो किस पे चार्ज होता है, सप्लाई पे होता है। सप्लाई किसकी बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम इसको लेकर के चल रहे हैं। सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई किसको बोला गया है यहाँ पर, गवर्नमेंट ने सप्लाई को कैसे डिफाइन किया है। गवर्नमेंट का क्या कहना है सप्लाई को लेकर के कि भाई सप्लाई की डेफिनेशन में हर वो एक्टिविटी आएगी यहाँ पर जो 3 कंडीशंस पूरी करती हो, 3 कंडीशंस पूरी करती हो। हमने बोला भाई कौन सी 3 कंडीशंस पूरी करती है जरा बताओ। तो उन्होंने वो 3 कंडीशंस बताई हमारे को। क्या, फर्स्ट वो बेस्ट एलडीआर में से कुछ होनी चाहिए। सर बेस्ट एलडीआर क्या होता है बेटा, बेस्ट का मतलब होता है बार्टर, ई का एक्सचेंज, एस का सेल या सर्विसेज, टी का ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, एल का लीज, एल का लाइसेंस, डी का डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स और आर का रेंट एटसेट्रा। बोले ऐसी कोई सिचुएशन होनी चाहिए, पहला तो ये एग्जाम्पल है आपके, बी ई एस टी बेस्ट एलडीआर। पहली कंडीशन तो ये। कंडीशन नंबर 2, जो भी ये सर्विस दे रहा है या गुड्स दे रहा है, बराबर मतलब एक सप्लायर होगा एक रिसिपिएंट होगा, 2 पार्टी होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं सप्लायर हूँ और ये जो भाई साहब है ये रिसिपिएंट है, ये भाई साहब क्या रिसिपिएंट है। मैं सप्लायर हूँ, ये रिसिपिएंट है। मैं इनको अगर कोई सर्विस देता हूँ, कोई गुड्स देता हूँ, तो मैं सप्लायर माना जाऊंगा और ये रिसिपिएंट माने जाएंगे। तो सप्लायर इनमें से कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, बराबर है, ऐसा कुछ एक्टिविटी हो रही हो। सेकेंड कंडीशन, सप्लायर को उसके बदले कंसिडरेशन मिल रहा हो, फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन मतलब बदले में कंसिडरेशन मिलना बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन नहीं है फ्री में कुछ कर रहा हूं मैं, अगर फ्री में कोई सप्लाई कर रहा हूं कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, वो सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। और जो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा उस पर कभी जीएसटी नहीं लगेगा। अब इधर देखना बेटा, यहां पर उन्होंने बोला कंसिडरेशन होना चाहिए, बट हाँ 3 ऐसे केस हम डिस्कस करेंगे जिनमें कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई माना जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड कंडीशन इन्होंने क्या बोली है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ
ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है, जो सप्लायर है, सप्लायर उसकी वो बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए, बिजनेस से कनेक्टेड एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बिजनेस से कनेक्टेड हो, बराबर। तो इसके लिए हम बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे। बिजनेस से कनेक्टेड एक्टिविटीज होनी चाहिए, तो ही उसको सप्लाई माना जाएगा। तो बेटा एक काम करते हैं, पहले हम इन चीज़ों का डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है, बार्टर क्या है, एक्सचेंज क्या है, बराबर है, और उनको हम समझते हैं। फिर हम ये तीनों कंडीशन का ऑपरेशन करते हैं, ओके, कॉन्सेप्चुअली। ना बेटा अब आते हैं अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ CGST एक्ट। बेटा जितनी भी सेक्शन होंगे ना आपके इस एक्ट में, सब CGST एक्ट के होंगे। कुछ जगह पे सेक्शन IGST एक्ट के होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये IGST एक्ट के। जहाँ पे कुछ भी नहीं बताऊँ वो सेक्शन CGST एक्ट के चलेंगे, ओके। दूसरा, SGST एक्ट आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, ओके ना। सेक्शन 7(1) क्या बोलता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई बार्टर होना चाहिए। पहला एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं, बार्टर। दूसरा उन्होंने बोला एक्सचेंज हो। बार्टर और एक्सचेंज का डिफरेंस समझते हैं पहले थोड़ा सा, ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि अभी वापस से देखते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा अब तक, बेस्ट LDR होना चाहिए, बराबर है, बदले में कंसिडरेशन मिलता हूं मुझे, और वो मेरा बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए या डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए। ये तीन चीजें हमने अभी तक डिस्कस की है। जरा आते हैं बार्टर का मतलब क्या होता है, ओके, समझना यहाँ पर। ये जो भाई साहब है, ये लैपटॉप बनाते हैं या लैपटॉप में डील करते हैं, लैपटॉप बेचते हैं। ये देखो पीछे शॉप दिख रही है, ये लैपटॉप की शॉप इनकी है। मेरी जो शॉप है, मैं मोबाइल बेचता हूँ, ये मोबाइल की शॉप मेरी है। अब मैं मोबाइल में डील करता हूँ, ये लैपटॉप में डील करते हैं। एक दिन इन्होंने मुझे बोला कि मिस्टर गॉड, मैंने सुना है आईफोन नया वर्जन जो है वो आया आपके पास में। मैंने कहा जी बिल्कुल मिला है, ये आईफोन का नया वर्जन है, बराबर है। बोले कितने का? मैंने कहा 1 लाख रुपए का। बोले मुझे खरीदना। मैंने कहा ले लो। अब इधर देखना, मैं इनको 1 लाख रुपीज़ का आईफोन दे रहा हूँ, सिचुएशन समझना। मैंने इनको 1 लाख रुपीज़ दिया, सॉरी आईफोन दिया, इन्होंने मुझे 1 लाख दिया। देखो ये 1 लाख रुपीज़ आ रहे हैं मेरे पास, ये 1 लाख रुपीज़ इन्होंने मुझे दिए, मैंने इनको क्या दिया? आईफोन दिया, ओके। अब यहाँ पे सिचुएशन देखना बेटा, ये जो 1 लाख रुपीज़ मुझे मिला, इस पर GST लगेगा या नहीं लगेगा, क्वेश्चन ये है। तो पहले क्या जरूरी कि वो सप्लाई है या नहीं है वो जानना जरूरी है। सप्लाई होगा तो आगे क्वेश्चन रेज होता है GST लगेगा नहीं लगेगा। तो सप्लाई माना जाएगा ये एक्टिविटी या नहीं मानी जाएगी। तो इधर देखो, मैं सप्लायर हूं, वो रिसिपिएंट है, बराबर है। मैंने आईफोन सेल किया तो बेस्ट LDR में से सेल आ गया। इन्होंने मुझे पैसा दिया तो मुझे कंसिडरेशन भी मिला, 1 लाख रुपीज कंसिडरेशन आ गया, और मेरा बिजनेस ही आईफोन बेचने का, तो वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तीनों कंडीशन मैंने पूरी की, तीनों कंडीशन यहां पे पूरी हुई है। जब तीनों कंडीशन मैं पूरी कर रहा हूं, ये सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा और इस पर GST इंप्लीमेंट हो सकता है। बट अभी हम सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं, GST लगेगा नहीं लगेगा वो डिपेंड करेगा जब हम एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद में, कहीं वो एग्जम्प्ट तो नहीं है। बट आईफोन या फोन वगैरह एग्जम्प्ट नहीं होता, उन पर GST लगता है, मैं अभी बता देता हूँ। अब आते हैं बार्टर क्या होता है। ये तो सेल हो गया, बार्टर क्या होता है। सेल में टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, बार्टर में क्या होता है? बार्टर में भी टाइटल तो ट्रांसफर होता है, बट बार्टर बोला किसको जाता है वो समझो। मैं इनको जब आईफोन दे रहा था, इन्होंने मुझे बोला महेश गौड़ मेरे पास अभी पैसा नहीं है यार, आईफोन खरीदना तो है बट पैसा नहीं है। मैंने कहा एक काम करते हैं, आप, मैंने सुना कि आपने सरफेस प्रो आया आपके पास में, सरफेस प्रो है, बराबर है, जो स्टाइलिस कम लैपटॉप टाइप का होता है, सरफेस प्रो। मैंने कहा वो है, उसकी कीमत भी 1 लाख के करीब है, मैंने सुना। इन्होंने बोला हाँ बराबर सुना आपने। मैंने कहा वो सरफेस प्रो मुझे दे दो। मैंने क्या बोला इनको? वो सरफेस प्रो मुझे दे दो, बदले में मैं आपको आईफोन दे देता हूं। ये फोन देखो इनके पास जा रहा है और ये सरफेस प्रो मेरे पास आ रहा है। इसको बोलते बेटा बार्टर। क्या बोलते हैं? बार्टर, ओके। अब क्वेश्चन यहां पे आता है, इसमें कंसिडरेशन का है। मैंने उनको कुछ कंसिडरेशन दिया क्या? कुछ रोकड़ा दिया? नहीं। उन्होंने मुझे कुछ रोकड़ा दिया? नहीं। तो कंसिडरेशन है। अब आप बोलोगे सर कंसिडरेशन तो है ही नहीं, GST तो फिर तो लग ही नहीं सकता है, क्योंकि जब कंसिडरेशन नहीं है तो वो सप्लाई नहीं है। बेटा कंसिडरेशन का मीनिंग हम आगे डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन का मतलब होता है क्या? एनीथिंग इन रिटर्न।
बदले में कुछ भी आपने दिया हो, एनीथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ भी दिया हो आपने। अब मैंने उनसे क्या लिया, लैपटॉप या सरफेस प्रो, बदले में मैंने क्या दिया, आईफोन। वो आईफोन उनके लिए कंसिडरेशन है, बराबर है। उन्होंने मुझे लैपटॉप बेचा, पहली कंडीशन सेल, बराबर, बदले में मैंने उनको आईफोन दिया, वो हो गया कंसिडरेशन एक तरह से। तो देखो बाटर, कंसिडरेशन, बाटर सेल दोनों कवर होंगे यहां पर, बाटर फिर कंसिडरेशन, ओके। और उनका बिजनेस है सरफेस प्रो बेचने का, लैपटॉप बेचने का, तो वो उस सरफेस प्रो पर जीएसटी चार्ज करेंगे मुझसे, क्योंकि वो सप्लाई के डेफिनेशन में आ रहा है। अब मेरा केस लेते हैं, यहां पर मैं भी सप्लायर हूं, मैंने उनको आईफोन बेचा, बराबर है, भले बाटर का केस हो, दिया तो आईफोन गया। सेकंड केस, मुझे बदले में सरफेस प्रो मिला, इसका मतलब वो कंसिडरेशन है, एनीथिंग इन रिटर्न वो कंसिडरेशन है। और थर्ड केस, मेरा तो बिजनेस ही यही है, किस चीज का, सेलफोन बेचने का, बस। तो यहां पर तीनों कंडीशन मैंने भी पूरी की, मैं सेलफोन पे उनसे टैक्स चार्ज करके डिपार्टमेंट को पे करूंगा, ओके। तो मेरे लिए भी ये एक्टिविटी सप्लाई मानी जाएगी, उनके लिए भी ये एक्टिविटी सप्लाई मानी जाएगी, ओके, समझ में आया। अब एक और केस, जब कभी भी बार्टर होता है तो हमेशा बार्टर और एक्सचेंज के अंदर हमेशा दोनों के लिए सप्लाई मानी जाएगी, नहीं, इट्स डिपेंड। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। पहले एक्सचेंज की बात करते हैं। तो बार्टर समझा बेटा आपको, अब आ जाओ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। यहां पर एक्सचेंज में थोड़ा बहुत मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी टर्म में पेमेंट होता है। कैसे, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। मेरी शॉप है सेलफोन बेचने की, मैं सेलफोन बेच रहा हूं, ये भाई साहब आए मेरे पास में, इन्होंने आकर के मुझे बोला, महेश गौड़ मैंने सुना आपके यहाँ पे एक एक्सचेंज ऑफर है सेलफोन का। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है ना। बोले वो क्या, मैंने कहा देखो मेरा नया सेलफोन जो अभी नया मार्केट में लॉन्च हुआ आईफोन, वो 1 लाख रुपए का है। अगर आप मुझे आईफोन एक्स ला करके देते हो पुराना, तो मैं एक डिफरेंस अमाउंट बताऊंगा, उतना आप और पे करो, नया फोन ले जाओ। इनके पास ये आईफोन एक्स है, ये आईफोन एक्स पुराना वाला ये मेरे पास में लेकर के आए। मैंने उसका वैल्यूएशन किया, मैंने कहा भाई साहब आईफोन एक्स आपका जो है उसके साथ आपको 30,000 और देने पड़ेंगे मुझे, तो मैं नया आईफोन आपको दे देता हूं एक्सचेंज ऑफर में। अब इन्होंने पुराना आईफोन जो आईफोन एक्स है वो प्लस 30,000 रुपीज दिए, और बदले में मैंने इनको नया आईफोन दिया, बराबर है। अब यहां पे इस केस को समझना बेटा, यहां पर सबसे पहला पॉइंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। मैं सप्लायर हूं क्योंकि मैंने आईफोन सप्लाई किया, पहला कंडीशन। तो इसमें आता है कि मैंने सेल किया आईफोन, अब वो भले एक्सचेंज में कवर हो रहा है यहां पर। कंडीशन नंबर 2, बदले में मुझे कंसिडरेशन मिला 30,000 प्लस पुराना आईफोन, काइंड में भी जो मिलता है वो भी कंसिडरेशन है, एनीथिंग इन रिटर्न काइंड में मिला वो भी कंसिडरेशन है। तो मुझे इन्होंने एक पुराना आईफोन दिया तो कंसिडरेशन भी है। थर्ड केस, मेरा तो बिजनेस है आईफोन बेचने का, तो जब मैंने नया आईफोन इनको दिया उसको सप्लाई माना जाएगा, मैं उस पर जीएसटी चार्ज कर सकता हूं इनसे, क्योंकि वो सप्लाई के डेफिनेशन में आता है। अब आते हैं बेटा एक और केस लेते हैं यहां पर, इसी को लेते हैं। इन्होंने मुझे जो दिया उसका क्या है, वो भी सप्लाई है। तो इधर देखना बेटा, इन्होंने मुझे एक पुराना सेलफोन दिया, चलो मान लिया सेल में कवर होता है या एक्सचेंज में कवर होता है, चलो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। दूसरा केस कंसिडरेशन, बदले में मैंने इनको कोई कंसिडरेशन दिया, यस, मैंने एक नया सेलफोन दिया, एनीथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन भी है। चलो दूसरी कंडीशन भी इनकी पूरी हुई। तीसरी कंडीशन, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्या इनका बिजनेस है पुराने सेलफोन बेचने का? नहीं, इनके पास एक पुराना सेलफोन था, इनको नया सेलफोन खरीदना था, तो अपना पुराना सेलफोन लेकर के, इनका बिजनेस का कोई पार्ट नहीं है, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस से कनेक्टेड कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये अगर मुझे अपना पुराना सेलफोन देते हैं, इनके लिए वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो इस हिसाब से वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं, जो थर्ड कंडीशन थी वो पूरी नहीं हुई, सिर्फ 2 कंडीशन ही ये पूरी कर पाए। तो इस केस में इन्होंने जो पुराना सेलफोन मुझे दिया उस पर जीएसटी नहीं लेंगे ये मुझसे, वो सप्लाई ही नहीं है। बट हाँ, मैंने जो इनको सप्लाई किया था नया, वो सप्लाई माना जाएगा। तो एक्सचेंज में थोड़ा बहुत मनी वैल्यू जो होती है
मनी प्लस काइंड, दोनों का रोल होता है, और बार्टर में जनरली काइंड में ही चीज़ें ज़्यादा होती है। ओके ना बेटा, अब उसके बाद में आते हैं सेल और सर्विसेज। इसका जो एग्जाम्पल सीबीआईसी ने निकाला बेटा उसमें सेल ही लिखा हुआ था, बट सेल को यहाँ पे उन्होंने बोला कि सर्विस के केस में सर्विस समझ करके पढ़ना है यहाँ पर। ओके, तो सेल और सर्विस आप जानते ही हो, सेल क्या होता है, जिसमें टाइटल ट्रांसफर होता है, आप कोई चीज़ बेचते हो, बराबर है, वो सेल है। सर्विस जो है आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसके लिए सर्विस वर्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है टी। टी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। अब बिजनेस असेट्स क्या होती है पहले तो वो समझो बेटा। कोई भी असेट्स यूज्ड इन बिजनेस, कोई भी असेट जो बिजनेस में यूज हुई है, बराबर, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, मतलब वो असेट्स खरीदा तो उसके ऊपर जो इनवॉइस पे जो नाम लिखा गया था रेसिपिएंट का, तो वो रेसिपिएंट का नाम आपके बिजनेस का था जिसके नाम से आपने जीएसटी नंबर ले रखा है। एक एग्जांपल देता हूं मैं बेटा, हम अपनी जो क्लासेस उसका नाम है गौर्स ई लर्निंग। अब अगर मान लो ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर मैं खरीदता हूँ, ये कैलकुलेटर मैंने खरीदा है और इनवॉइस मैंने गौर्स ई लर्निंग के नाम से बनाया है, बराबर, उसके नाम से जीएसटी नंबर है, तो ये माना जाएगा ये मेरी बिजनेस असेट्स है, बिजनेस के काम में लूंगा मैं इसको। ओके, तो होता क्या कि मैंने ये 1000 रुपीज़ में खरीदा मान लो, और 180 रुपीज़ मैंने जीएसटी पे किया इस पर। भाई जिसने भी बेचा उसके लिए तो सप्लाई है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ये भाई साहब है, इन्होंने मुझे कैलकुलेटर बेचा, इनकी शॉप ही है स्टेशनरी की, इनका बिजनेस है, इन्होंने मुझे कैलकुलेटर बेचा तो वो सेल में कवर हो गया। मैंने 1000 रुपीज़ दे रहा हूँ इनको, वो किस में कवर हो गए, कंसिडरेशन में, और इनका बिजनेस है तो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। ये सप्लाई है, इन्होंने मुझसे जीएसटी चार्ज किया 180 रुपीज़ का, मैं उस जीएसटी का क्रेडिट ले लेता हूँ। क्रेडिट ले लेता हूँ मतलब वो 180 रुपीज़ का जीएसटी मैं इनको जो पे करूँगा उसका मुझे आगे सेट ऑफ मिल जाएगा कि मैं आप लोगों को प्रोडक्ट बेचता हूँ, वीडियो लेक्चर बेचता हूँ, तो मैं आपसे जीएसटी चार्ज करता हूँ। आपसे जीएसटी मान लो मैंने 500 रुपीज़ चार्ज की है, तो डिपार्टमेंट को मैं 500 पे नहीं करूँगा, जो 180 मैंने इनको पे किया उसका सेट ऑफ लूँगा, बराबर 180 का, और खाली 320 रुपीज़ डिपार्टमेंट को पे करूँगा। जो इधर पे किया वो मैं काट करके रख लूँगा, उसको बोलते हैं सेट ऑफ। उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना। क्या बोलते हैं बेटा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना। ये जो आईटीसी अवेल करते हैं ना अपन, आईटीसी अवेल करना बेटा, ये याद रखना, ये आईटीसी अवेल करना ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, कि मैंने आईटीसी अवेल किया है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बिजनेस के काम में लिया। ये हम डिटेल में आईटीसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में, कि कैसे लेते क्या लेते हैं। अब सिर्फ इतना समझो कि मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, आईटीसी अवेल किया, और ये एक बिजनेस असेट्स है, ये एक बिजनेस असेट्स है मेरी। अगर यही केलसी मैं अपने घर के नाम से लेता, घर पे लेता, घर के काम में लेता, और इनवॉइस गौर्स ई लर्निंग के नाम से ना बना करके मैं बोलता मेरे नाम से बना दो, और मेरा कोई जीएसटी नंबर खुद का है ही नहीं, क्योंकि गौर्स ई लर्निंग तो पार्टनरशिप फॉर्म में, मेरा खुद का कोई जीएसटी नंबर है ही नहीं, उस केस में ना तो मैं इसका क्रेडिट ले सकता था, आईटीसी का क्रेडिट भी नहीं मिलता, और ना ही ये मेरी बिजनेस असेट्स मानी जाती, बराबर है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, इनवॉइस किसके नाम पे बना, बराबर। तो इधर देखो, मैंने कोई भी बिजनेस असेट्स खरीदी जिसका इनवॉइस मेरे बिजनेस के नाम पे था, जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट में अवेल कर चुका हूँ, आईटीसी अवेल कर चुका हूँ, बराबर है। तो इधर देखो, मान लो 1000 रुपीज़ में, जैसे अपना ये लैपटॉप वाला एग्जाम्पल डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी लैपटॉप क्या, कैलकुलेटर। तो ये कैलकुलेटर जो है ये मैंने 1000 रुपीज़ में लिया, 180 का मैंने जीएसटी पे किया, और इसका मैं क्या ले चुका हूँ, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ तो इसको सप्लाई माना जाएगा। अब ऐसा क्यों, क्यों ऐसा किया इन्होंने, ये ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स पॉइंट डालने की जरूरत ही क्या थी। अब एक चीज देखना बेटा, जस्ट इमेजिन इस लैंग्वेज का फर्क क्या हो रहा है वो देखना। एक दिन ये मेरा दोस्त है, मुझसे मिलने आया, मुझे बोला अरे महेश कैसा है, मैंने कहा एकदम बढ़िया। मैंने कहा तू कैसा है, बोले एकदम बढ़िया, मस्त झक्कास। मैंने इसको बोला, मैंने कहा कि और कैसा है, बोले ठीक चल रहा है सब कुछ। बोले यार ये क्या है, मैंने कहा ये कैलकुलेटर है बेटा, इससे क्या कैलकुलेशन करते हैं, इसमें क्या 2+2 करेंगे तो 4 आता है ऑटोमेटिक। इसने बोला मुझे दे देना। मैंने कहा तू ना
बोले प्लीज़ दे देना। मैंने कहा चल ले जा यार, ये कैलसी मैं अपने इस दोस्त को दे देता हूँ, मान लो दे देता हूँ। ये कैलकुलेटर लेकर के चला गया, कैलसी लेकर के चला गया। अब जीएसटी डिपार्टमेंट वाला आया मेरे पास, बोले महेश गौड़। मैंने कहा यस सर। बोले तुमने 180 रुपीज का क्रेडिट लिया? मैंने कहा लिया है ना सर, 180 रुपीज का क्रेडिट लिया मैंने। क्यों, किसका लिया? मैंने कहा जी मैंने कैलकुलेटर खरीदा, देखो इनवॉइस है मेरे पास में। मैंने उनको इनवॉइस दिखाया, उस इनवॉइस में 1000 रुपीज कैलकुलेटर की वैल्यू लिखी हुई थी और 180 रुपीज जीएसटी का अमाउंट भी लिखा हुआ था। मैंने कहा देखो ये इनवॉइस है, ये इनवॉइस देखो मेरे नाम से गॉड्स ई लर्निंग लिखा ऊपर, उसके नाम से था। तो गॉड्स ई लर्निंग ने कैलकुलेटर खरीदा, 180 का जीएसटी पे किया, तो क्रेडिट लेंगे ना, वो क्रेडिट लिया मैंने। कहाँ है कैलकुलेटर? मैंने कहा जी वो तो मैं अपने दोस्त को दे चुका हूँ। बोले जीएसटी पढ़ा है कभी? मैंने कहा जी हाँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर पढ़ा है? मैंने डिपार्टमेंट को बोला, ये ऑफिसर है, मैंने इनको बोला जी हाँ। बोले इनपुट टैक्स क्रेडिट कब लिया जाता? जब उसको आप बिजनेस के काम में लोगे पूरा। आपने काम में लिया? मैंने कहा नहीं। क्रेडिट कैसे ले लिया तुमने? मैंने कहा जब खरीदा था तब काम में ले रहा था, अब नहीं ले पा रहा हूं, अब मैंने अपने दोस्त को दे दिया। तो ये पूरा क्रेडिट लेने का हक किसने दिया? ये पैक करो, अमाउंट पैक करो, ये अभी का भी पैक करो। ये अब इसमें से बेटा थोड़ा सा क्रेडिट मुझे मिलेगा, बाकी का मुझे डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स करना, क्रेडिट रिवर्स करना। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा बड़ी शानपट्टी कर रहे हो तुम लोग। मैंने कहा इधर आओ, ये आए। मैंने कहा एक बात बताओ, क्यों पे करूं मैं तुम्हारे को 180 रुपीज? बोले तुमने जो असेट्स खरीदी थी उसको पूरा बिजनेस के काम में नहीं लिया, किसी और को दे दिया, तो तुमको क्रेडिट लेने का हक नहीं बनता, ये पैसा वापस दो। मैंने कहा पता है पेमेंट टैक्स का कब किया जाता? जब सप्लाई के डेफिनेशन में कवर हो। मैं अगर कोई असेट्स ट्रांसफर कर रहा हूं, वो तो सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं आएगी। जब वो सप्लाई नहीं है तो फिर काय का क्रेडिट, सॉरी काय का पेमेंट। तब गवर्नमेंट को लगा यार ये तो सब लोग, क्योंकि वो देखो सेल थोड़ी किया, मैंने अपने दोस्त को सेल नहीं किया। मैं इनको क्या बोलूंगा, मैंने अपने दोस्त को सेल नहीं किया है, सेल करता तो इधर कवर होता। तब उन्होंने ये पॉइंट डाला डिपार्टमेंट वालों ने कि यूं तो हर कोई आदमी फ्रॉड करेगा। फ्रॉड कैसे करेगा? सुनना, फ्रॉड कैसे करेगा सुनना। हर कोई आदमी फ्रॉड करेगा, हर कोई आदमी फ्रॉड करेगा अगर इसको सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं डाला गया तो। फ्रॉड कैसे करेगा? इधर देखना, मेरे घर पे एक एसी खरीदना था, मैंने मेरे घर वालों को बोला कि एसी गॉड्स ई लर्निंग के नाम पे ले लो, हम उसका क्रेडिट ले लेंगे, फिर वो एसी मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। मैं बोल दूंगा मैंने वो एसी अपने भाई को ट्रांसफर कर दिया, अपनी बहन को ट्रांसफर कर दिया, अपने पिताजी को ट्रांसफर कर दिया। या मेरा दोस्त को एसी खरीदना था, मैंने मेरे दोस्त को बोला तू पैसा मुझे दे, एसी मैं खरीदता हूं गॉड्स ई लर्निंग के नाम पर, ताकि हमको क्रेडिट मिल जाएगा। तो जो एसी 50,000 रुपीज का तुमको मार्केट में मिलेगा, मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ 50,000 रुपीज का तुम्हारे को मार्केट में मिलेगा, इसके ऊपर तुम 14,000 रुपीज का जीएसटी पे करते हो मान लो, तो तुम्हारे को तो ये 64,000 के करीब का पड़ जाएगा। तो एक काम करो, एक रेट से अजम्पशन लिया हमने यहाँ पर, मैंने कहा एक काम करो तुम्हारे को 50,000 का ही पड़ेगा, तुम 64,000 मुझे दो, मैं एसी खरीदता हूँ, मैं फिर वो एसी का क्रेडिट ले लूंगा, 14,000 को बोल दूंगा मेरे बिजनेस के काम में लिया, 2-4 दिन में अपने पास में यूज करूंगा उसको, फिर वो एसी में तुम्हारे को दे दूंगा, बोल दूंगा फ्री में ट्रांसफर किया। अंडर टेबल तो हो ही सकता ना, ट्रांसफर किया मैंने, ट्रांसफर किया, तुमको बेचा नहीं ट्रांसफर किया, यूं बोल दूंगा फ्री में। उसने बोला बात तो सही है यार, आइडिया अच्छा है। अब यहां पर मैं उनको फ्री में दे रहा हूं, तो मैं बोल दूंगा भाई मैं तो ट्रांसफर किया बिजनेस असेट्स। तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, ये क्रेडिट जो तुमने लिया है ना बेटा, ये तो तुम एक्स्ट्रा फायदा उठा रहे हो 14,000 का बैठे बैठे, क्योंकि तुमको हक ही नहीं बनता, तुमने तो उसको बिजनेस के काम में नहीं लिया। अब इस पैसे को रिवर्स करना, अब रिवर्स करने के लिए इसको सप्लाई माना जाना बहुत जरूरी था। रिवर्स करने के लिए इसको क्या माना जाना था? सप्लाई मानते तो ही मैं ये पैसा डिपार्टमेंट को वापस दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। इसीलिए इसको सप्लाई के डेफिनेशन में डाला डिपार्टमेंट ने, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स को सप्लाई माना जाएगा इफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ सकता है बेटा, ये विदाउट कंसिडरेशन है ना सर, कंसिडरेशन तो है ही नहीं, और सप्लाई में आपने बोला कंसिडरेशन होना चाहिए सेकंड कंडीशन। बेटा मैंने आपको ये भी बोला कि 3 ऐसे केस हैं जिनमें कंसिडरेशन नहीं भी होता है फिर भी सप्लाई के डेफिनेशन में आता है, उनमें से यही केस है जो हम आगे पढ़ेंगे शेड्यूल फर्स्ट के अंदर। ओके ना,
अब आते बेस्ट के बाद ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, समझा, कोई भी असेट जो बिजनेस के काम में आ रही हो ना। अब उसके बाद में आते हैं बेटा हमारा अगला पॉइंट, एल, लीज। ये जो माइंस दिख रही ना पीछे, माइंस, मैंने मिस्टर मोदी से मिला, ये मिस्टर मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, मैंने इनको जाकर के बोला कि सर मैं ये माइंस लीज पे लेना चाहता हूं। मिस्टर मोदी ने बोला ओके, आपको 10 करोड़ रुपीस एवरी ईयर हमको पे करना है और 5 इयर्स की लीज पे हम आपको देते हैं। मैंने कहा ओके सर। अब 10 करोड़ रुपीस एवरी ईयर मैं इनको दे रहा हूं लीज प्रीमियम का, किसको, गवर्नमेंट को, बराबर है। गवर्नमेंट ने मुझे क्या किया, लीज पे दे दिया। इधर देखो, ये जैसे गवर्नमेंट है, ये मैं हूं, गवर्नमेंट ने मुझे क्या किया, लीज पे ये माइंस वगैरह दे दी, बदले में मैं इनको लीज का पेमेंट करता हूं। तो इधर देखना, यहां पर सप्लायर हो गई गवर्नमेंट, सप्लायर हो गई कौन, गवर्नमेंट, रिसिपिएंट हो गया मैं। सरकार मुझे लीज पे दे रही है और लीज को ले लिया सप्लाई के डेफिनेशन में, इन्होंने लीज पे दे रही है, बदले में मैं इनको पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब कंसिडरेशन भी है। और गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती है वो गवर्नमेंट का काम होता है, उनको लीज वगैरह पे देना, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको लीज पे देना गवर्नमेंट का काम है। तो ये गवर्नमेंट की बिजनेस एक्टिविटी होती है, हमेशा याद रखना। ये मत समझना कि गवर्नमेंट है तो कोई बिजनेस नहीं करती है, गवर्नमेंट तो हद से ज़्यादा बिजनेस करती है। देखो महाराष्ट्र की हालत, एमएलए खरीदे बेचे जा रहे हैं करोड़ों रुपए में। एक एक दिन एक होटल में स्टे करने का एक एमएलए पे 50-50 लाख रुपया खर्च हो रहा है एक दिन में, सॉरी नॉट एक एमएलए पे, एक दिन में जितने भी एमएलए ठहराए गए एक दिन में 50 लाख रुपया खर्च हो रहा है। तो ये तो एक वैसे बिजनेस है, बट अपन इस बिजनेस की बात नहीं करें, गवर्नमेंट जो बिजनेस कर रही है हम उसकी बात करें कि गवर्नमेंट भी बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व होती है। ओके ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन सारी पूरी हो रही है तो इसको सप्लाई माना जाता है। तो देखो लीज भी कवर होता है बेटा यहाँ पर। लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस जैसे मैं एक कंपनी बना रहा हूं, बराबर, मियो, MIO, मियो अगेंस्ट जियो, मियो अगेंस्ट जियो, तो MIO ये कंपनी है मियो। अब ये टेलीकॉम सेक्टर है, मैंने जाकर के टेलीकॉम मिनिस्टर से बात की, टेलीकॉम मिनिस्टर है हमारे, मैंने टेलीकॉम मिनिस्टर से बात की, मैंने कहा देखो सर सारी कंपनी अभी घाटे में चल रही है, इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी हालत थोड़ी सी पतली चल रही है, मैं चाहता हूं कि मैं टेलीकॉम सेक्टर में आऊं और टेलीकॉम लेवल पर इतना बढ़िया काम करूं सब लोगों को फायदा और बेनिफिट मिले। बोले तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे एक्चुअली रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है उसका लाइसेंस चाहिए। बोले 4G, मैंने कहा 8G कर दो। बोले नहीं 6G, मैंने कहा डन। अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दे रहे हैं मुझे, बदले में मैं इनको पैसा दूंगा। ये मुझे बोलते हैं एवरी ईयर आपको 5 करोड़ रुपीस पे करने पड़ेंगे, एवरी ईयर मैं इनको 5 करोड़ रुपीस पे करूंगा, बराबर है, मिनिस्ट्री को। तो जो इनको मैं पैसा दूंगा बदले में इन्होंने मुझे क्या दिया, क्या दिया बेटा, रेडियो फ्रीक्वेंसी का लाइसेंस। इन्होंने मुझे लाइसेंस दिया, मैंने इनको पैसा दिया, तो इन्होंने मुझे सर्विस दी एक तरह से, मैंने इनको पैसा दिया। तो ये देखो इनके लिए कंसिडरेशन है, ये सप्लायर है और इनका बिजनेस सही है, तो बेटा यहाँ पर लाइसेंस भी कवर होता है। नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। बेटा डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स क्या होता है, ये किसको बोला गया, इसको समझते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब आते हैं डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वाले पॉइंट पर, इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं। डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स जो है वो क्या है, तो एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। मैंने क्या किया, एक मशीन खरीदी, ये जो मशीन दिख रही है आपको, ये मशीन मैंने परचेज़ की, ये पीछे मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीन लगी हुई है। ये मशीन मैंने परचेज़ की थी, मान लेते हैं वैल्यू 10 लाख रुपीज़ में। 10 लाख में मैंने मशीन परचेज़ की थी, किन से, इन भाई साहब से। ये सप्लायर थे, मैं रिसिपेंट था। अब इनका तो बिजनेस ही यही है, इन्होंने मुझसे 10 लाख रुपीज़ भी लिए, इन्होंने उस पर GST चार्ज किया 12% से, 1,20,000। मैंने क्या किया, ये मशीन अपने बिजनेस के काम में ली, तो 1,20,000 का मिस्टर M महेश ने
क्या कर लिया, आईटीसी अवेल कर लिया, मैंने क्रेडिट ले लिया, आईटीसी अवेल कर चुका हूं मैं। ओके, अब आईटीसी अवेल कर चुका हूं मैं बेटा, यहां पर आईटीसी अवेल कर चुका हूं, मतलब हो सकता है कि मैं जो हूं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बेचता हूं, तो मैंने इन भाई साहब को बेचा, इनसे मैंने जीएसटी चार्ज किया 5 लाख का, तो 1,20,000 का क्रेडिट ले लिया और 3,80,000 मैंने डिपार्टमेंट को पे किया, क्योंकि मुझे आईटीसी मिल गया। तो डिपार्टमेंट को 1,20,000 मैंने कम पे किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी पे कर चुका था, उसका क्रेडिट लेने का हक बनता है। हक कब बनता है, जब आप उसको बिजनेस के काम में लेते हो, तो मैं यहाँ पे बिजनेस के काम में ले रहा था उसको। ओके ना, अब क्या हुआ, एक दिन मैं आया, मैंने इस मशीन को चेक किया, मुझे लगा यार ये मशीन तो अब आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, बराबर, मान लो 2-3 महीने बाद मैंने कहा मशीन कोई काम की नहीं है, मार्केट में एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इस मशीन को एक काम करो हटाओ, और इसको मैंने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट से, राइट ऑफ कर दिया, बराबर, मतलब डिस्पोज कर रहा हूं एक तरह से। ओके, पहला पॉइंट। या फिर ये मशीन मैं किसी को बेच देता हूं, सेल कर देता हूं, चाहे फ्री में किया हो, फ्री में भी दिया हो, बराबर, फ्री में दिया हो, बराबर, या मैं अपना बिजनेस बंद कर देता हूं, और शट डाउन, बिजनेस बंद कर दिया। मान लो मैं कहीं फॉरेन शिफ्ट हो रहा हूं, तो ये बिजनेस बंद कर रहा हूं, डिपार्टमेंट मेरे पास में आकर के बोलेगा महेश गौड़, मैंने कहा यस, बोले कि तुमने मशीन को राइट ऑफ किया, मैंने कहा यस, ओके, तुमने बिजनेस शट डाउन कर दिया, मैंने कहा यस। अभी तक दो अलग अलग केस है, पहले राइट ऑफ कर लेते हैं। बोले तुमने मशीन को राइट ऑफ किया, मैंने कहा यस, बोले क्यों, मैंने कहा बिजनेस के काम में नहीं आने वाली है, किसी काम की नहीं है, आउटडेटेड हो चुकी है। अरे नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई टेक्नोलॉजी लेंगे हम। डिपार्टमेंट ने बोला अच्छा ये मशीन कब खरीदी थी, मैंने कहा 2-3 महीने पहले। कितने में ली थी, मैंने डिपार्टमेंट बोला जी 10 लाख रुपीज़ में। जीएसटी पे किया था, मैंने कहा यस सर 1,20,000। क्रेडिट लिया, मैंने कहा सर बिल्कुल, मारवाड़ी आदमी क्रेडिट थोड़ी छोड़ूंगा, 1,20,000 इमीडिएटली क्रेडिट ले लिया मैंने। ओके, वो क्रेडिट रिवर्स करो और हमारे को वापस पे करो। मैंने कहा क्यों, बोले क्रेडिट लेने की कंडीशन क्या है, मशीन को पूरा यूज करो बिजनेस के लिए। तुमने पूरा यूज किया बिजनेस के लिए, मैंने कहा नहीं, रिवर्स करो। मैंने कहा पूरा पूरा नहीं होता, रिवर्स थोड़ा सा ही होता, थोड़ा मतलब रिवर्स 100% अमाउंट नहीं होता बेटा इन केसेस में। एक कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेट करके एक अमाउंट निकाला जाता है, वो अमाउंट रिवर्स होता है। वो कैलकुलेशन हम आईटीसी चैप्टर में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे बेटा, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में, वहाँ पे हम उस कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे एक सेक्शन 18 पढ़ेंगे हम, बराबर है, उसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, बराबर है। तो वहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि वो कैलकुलेशन कैसे की जाती है आईटीसी रिवर्स करने की। बट मैंने उनको बोला, मैंने कहा अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं आईटीसी पे करूँ, मान लेते एक अमाउंट हम रफली ले लेते हैं 1 लाख रुपीज़, वो कैलकुलेशन से 1 लाख आया अमाउंट, बोले ये 1 लाख पे करो। मैंने कहा 1 लाख क्यों पे करूँ, क्योंकि टैक्स तो मैं तभी पे कर सकता हूं डिपार्टमेंट को जब मैं सप्लाई कर रहा हूं, और सप्लाई के डेफिनेशन में आना चाहिए। ये तो सप्लाई के डेफिनेशन में ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो इसको क्या किया, राइट ऑफ किया, बेचा थोड़ी है किसी को, तो मैं क्यों दूं जीएसटी तुम्हारे को, बेचता तो सप्लाई माना जाता, तो जीएसटी लगना चाहिए। डिपार्टमेंट ने मुझे बोला बेटा तुम जैसे लोगों को मैं जानता हूं, तुम जैसे लोग आगे फ्यूचर में तकलीफ दे सकते थे हमारे को, इसलिए हमने पहले ही बोल दिया डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वो भी इधर कवर होगा सप्लाई के डेफिनेशन में, सिर्फ सेल और सर्विस ही कवर नहीं होगी, इसलिए डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स कवर किया। इवन मेरा बिजनेस में शट डाउन कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल होल्ड लेते हैं, ये मेरा कोचिंग क्लासेस दिख रहा है, बेंचेज है, प्रोजेक्टर है, सब कुछ है, नया नया लगाया मैंने, नया नया लगाया, ये सारा कोचिंग क्लासेस में सब कुछ नया नया लगा। मान लो 1 करोड़ रुपीज़ का खर्चा किया, 1 करोड़ पे 18 लाख का जीएसटी पे किया मैंने, मान लो 18 लाख रुपीज़ का जीएसटी पे किया, मैंने उसका क्रेडिट ले लिया, मैंने उसका क्रेडिट ले लिया, बराबर है। अब मुझे एक दिन फ़ोन आता है दुबई से, शेख साहब का, ये शेख साहब मुझे फ़ोन कर रहे हैं, उल हबीबी हम दुबई से बोलती हैं। मैंने कहा हम इंडिया से बोलता है, बोलते हम चाहती हैं कि तुम हमारे यहाँ पर आकर के वैल्यू एडिड टैक्स सिखाओ। मैंने कहा देखो सर सिखाने के लिए तो आ जाऊँगा, बट अभी थोड़ा क्या एग्जाम है बच्चों के सीए के, वीडियो शूट चल रहा है, तो अभी पॉसिबल नहीं होगा।
तुम अगर अभी आती हो तो हम तुम्हारे को 50 लाख देती। मैंने कहा सर 50 लाख छोड़ो, 5 करोड़ भी दोगे तो नहीं आऊंगा। बोले तुम अभी का अभी आती तो हम तुम्हारे को 10 करोड़ देती। मैंने कहा कौन सी फ्लाइट से आना ये बताओ। बोले ओके। अब इनके पास मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे 2-3 साल वहीं पे रहना, वहीं पे वैल्यू एडिड टैक्स सिखाना है। तो फिर उस केस में मैंने यहाँ का बिजनेस कर दिया बंद, शट डाउन। अब यहाँ का बिजनेस शट डाउन करके मैं जाने लगा। ओके, तो उसी वक्त मोदी जी रमेश शाह दोनों आ गए। बोले गौड़ साहब किधर को? मैंने कहा दुबई। बोले गौड़ साहब दुबई तो ठीक है, बट ये बताओ कि ये जो 18 lakhs का तुमने क्रेडिट लिया था उसका क्या? मैंने कहा वो तो ले लिया क्रेडिट। बोले वो जो असेट्स है, बेंचेज है, प्रोजेक्टर है, ये जो क्लास में लगे हुए हैं, ये पूरा का पूरा तुमने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया? मैंने कहा जी बिजनेस ही कहाँ रन किया, चला ही रहा था। 1-2 महीने हुए, जितने में ऑफर आ गया जा रहे हैं दुबई। तो बोले फिर क्रेडिट पूरा कैसे ले लिया तुमने? रिवर्स करो, आईटीसी अवेल किया, रिवर्स करो। मैंने कहा ओके, बट रिवर्स करने के लिए मैंने कहा सप्लाई भी तो नहीं चाहिए। बोले सप्लाई की डेफिनेशन में डाला है डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। तुम अपने बिजनेस असेट्स, अगर बिजनेस शट डाउन कर रहे हो तो बिजनेस असेट्स को डिस्पोज कर रहे हो तुम। तो बेटा याद रखना, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स, किसी को कोई चीज दे देना, फ्री में दे देना, वो सब चीजें यहाँ पे कवर होती है। बराबर है? ये क्यों लिया गया है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया। क्या कारण था बेटा इसका? आईटीसी अवेल किया। अब यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता, विदाउट कंसिडरेशन भी इसको सप्लाई माना जाता है। तो देखो विदाउट कंसिडरेशन के पॉइंट क्या क्या था अभी? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स तो बेटा इतना खतरनाक है कि मैं मुंबई में मेरी एक यूनिट है, मेरी दूसरी यूनिट ये देखो दिल्ली में है, मैं मुंबई की यूनिट से दिल्ली की यूनिट में माल भेज रहा हूं। ये देखो, ये मुंबई, ये दिल्ली। अब देखो मुंबई से माल जा रहा है दिल्ली, अब मुंबई की यूनिट से मेरी दिल्ली की यूनिट में माल जा रहा है, अपनी ही यूनिट में भेज रहा हूं, फिर भी वो सप्लाई मानी जाएगी। भले विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाएगी उसको। मैंने कहा विदाउट कंसिडरेशन 3 चीजें होती है जिनको सप्लाई मानते हैं, उनमें से ये भी है। क्यों? स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है ना यहाँ पर, तो बिजनेस असेट्स ट्रांसफर हो रही है यहाँ पर, इसकी वजह से। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि विदाउट कंसिडरेशन किन किन को सप्लाई माना जाता है। तो डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट समझा ना। अब आते हैं रेंट। तो रेंट तो आपको पता ही है बेटा, रेंट पे आप कोई भी चीज़ दोगे, बराबर है, तो वो चीज़ जो है सर्विस मानी जाती है। तो मान लो मैंने ये प्रीमाइसेस रेंट पे लिया, ये शॉप मैंने रेंट पे ले रखी है, ये भाई साहब ओनर है यहाँ के, इन्होंने मुझे रेंट पे दी है, मैं इनको किराया देता हूँ, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। सप्लाई है क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्विस दी मुझे, मैंने बदले में कंसिडरेशन दिया, इनका बिजनेस है रेंट पे देना। ओके, सो रेंट पे देना, अगर किसी का बिजनेस ना हो, कोई अपना घर रेंट पे दे, तो ऑटोमेटिक वो बिजनेस एक्टिविटी में आ ही जाता है बेटा। पैसा कमाने के लिए तो कर रहे हो, तो बिजनेस एक्टिविटी होती है। बिजनेस की डेफिनेशन में समझेंगे हम इसको कि बिजनेस में क्या क्या कवर होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको बेस्ट एलडीआर अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, अब बेस्ट एलडीआर में वापस आते हैं। सेक्शन 7(1)(a) ये हमारा चल रहा था। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था बेस्ट एलडीआर, इसके साथ कंसिडरेशन हो। अब क्वेश्चन है कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है बेटा एनीथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ भी मिलाओ। इसमें एक और चीज याद रखना बेटा, एक अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है बेटा। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एक कोई भी डॉक्यूमेंट या इनवॉइस जिससे सप्लायर जो है वो ऑब्लिगेशन में आ जाता है कि उसको रिसिपेंट को वो चीज़ देनी ही पड़ेगी एक तरह से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर मान लो मैं कोई रोड पे, जैसे आपने देखा होगा आप रोड पे जाते हो, जैसे मैं रोड पे घूमने के लिए गया था एक बार, रोड पे ये सब तमाशा चल रहा था, ये भाई साहब बंदर का खेल दिखा रहे थे। मैंने देखा यहाँ पे खूब सारी भीड़ इकट्ठी है, मैं भी गया, मुझे खेल अच्छा लगा, मैंने इनको 100 रुपीज़ इनकी बास्केट जो थी उसमें डाल दिया। क्वेश्चन है कि क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? तो बेटा यहाँ पे कंसिडरेशन जो है ना, उसमें कोई अग्रीमेंट नहीं था, इन भाई साहब ने कोई टिकट नहीं दिया मुझे,
जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, बराबर है। जैसे ये देखो, ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने पेन ड्राइव लेक्चर खरीदे, तो अगर आपने इनवॉइस लिया है तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा, आपका अमाउंट जो आप मुझे पे कर रहे हो, बराबर। आपने क्लासेस में एडमिशन लिया, रिसिट वाउचर या इनवॉइस लिया है, तो वो एक अग्रीमेंट हो गया आपके और मेरे बीच में। तो आप कभी भी कहीं पे भी पैसा देते हो, जीएसटी लगता तो देखना वो एक अग्रीमेंट भी होता है साथ में, बराबर है। उसकी वजह से जीएसटी लगता है, तो ही वो कंसिडरेशन में कवर होता है। ओके, तो एक अग्रीमेंट होना चाहिए, एनीथिंग इन रिटर्न। अब इधर देखो, और उसके बाद हमने पढ़ा इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी। अब आता है कंसिडरेशन का पार्ट। कंसिडरेशन जो है वो हर केस में होना जरूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कुछ एक्टिविटी ऐसी जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाती है, कुछ एक्टिविटी जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाती है। चला देखते हैं वो एक्टिविटी कौन कौन सी है। तो वो हम लेते हैं यहाँ पर सेक्शन 7(1)(c) में, विदाउट कंसिडरेशन। उसका की है बेटा DRP, ये की है DRP। सर DRP की, यस, डी का मतलब होता है बेटा, पहला पॉइंट डिस्पोजल या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। कोई भी बिजनेस असेट्स जिसको आप या तो डिस्पोज कर रहे हो या परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो। कौन सी बिजनेस असेट्स? इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। अगर आप कोई आईटीसी अवेल कर चुका, अभी कॉन्सेप्ट मैंने समझा था डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स में, बराबर, और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स का वही केस है ये, बराबर। तो ये हो गया डी, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। दूसरा आता है बेटा आर। आर का मतलब होता है यहां पर ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई ट्रांजैक्शन। डिस्टिंक्ट पर्सन आप ही की खुद की यूनिट जो आप ही के पैन में रजिस्टर्ड है, बराबर, किसी और स्टेट में, या विद इन स्टेट है तो चाहे रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, आपके जितने भी यूनिट्स है वो सब आपके लिए डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट होती है। ओके, तो हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन जब आगे हम डिटेल में जाएंगे तब। अभी खाली आपको हिंट दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आगे रिलेटेड पार्टी आर, और पी का होता है थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। मेरा कोई एजेंट है, बराबर, जैसे एग्जांपल के लिए मेरा कोई एजेंट है, मैं उसको माल भेज रहा हूँ, फिर वो आगे बेचेगा उस माल को, वो एजेंट को मैं माल भेज रहा हूँ, उस वक्त मुझे कंसिडरेशन नहीं मिलता है, बराबर है, फिर भी उसको सप्लाई माना जाता है। ये तीन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई मानी जाती है। बट एक कंडीशन है बेटा, वो कंडीशन क्या है ये याद रखो। वो कंडीशन है कि ये सब एक्टिविटी जो है वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। अभी खाली ये नाम याद रखो इनके। डी का डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स इफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, अगर आईटीसी ले चुके हो। दूसरा ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन जो आप ही की खुद की यूनिट है। इसको मोर, इन सब का मीनिंग समझेंगे हम आगे। और प्रिंसिपल अपने एजेंट को जो माल बेचता है, कौन सा एजेंट यहाँ पे कवर होता है वो सब भी आगे देखेंगे। ये तीन ऐसे केस हैं जो अगर सप्लायर के बिजनेस एक्टिविटी से कनेक्टेड है तब वो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माने जाएंगे, ये याद रखना। ओके, ये तीन एक्सेप्शन बोल सकते हैं अपन, किसका? कंसिडरेशन का। ओके ना, नेक्स्ट आता है आपके, इसके बाद इनको डिटेल में बाद में करेंगे बेटा। तो अब आते हैं बिजनेस। थर्ड कंडीशन क्या थी? बिजनेस, कि वो
डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से कनेक्टेड होनी चाहिए वो एक्टिविटी, तो ही इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, बराबर है। वो बिजनेस के डेफिनेशन में नहीं आ रही है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा बेटा। ओके, अब इधर देखना बेटा, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल देखो, मैंने अपने घर पे एक एलईडी लिया, ये एलईडी है, ये मैंने अपने घर के लिए खरीदा। अब ये इसका इनवॉइस मेरे बिजनेस के नाम पे, गौर ई लर्निंग के नाम पे नहीं बना है। इसका इनवॉइस किसके नाम पे बना बेटा, किसके नाम पे बना है? मेरे नाम पर, पर्सनल नाम पर, गौर ई लर्निंग के नाम पे नहीं। और मैं कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अब इधर देखना, ये मैंने अपने घर के लिए लिया, पर्सनल यूज़ के लिए लिया, तो ये बिजनेस से रिलेटेड कोई असेट्स में कवर भी नहीं होती है। अब क्या हुआ, एक दिन आप मेरे घर पे आए मुझसे मिलने के लिए, आपको ये एलईडी पसंद आ गया, आपको ये एलईडी पसंद आ गया, आपने मुझे बोला सर ये एलईडी हमको चाहिए। मैंने कहा ले जाओ, ले जाओ, 1 लाख रुपया दे देना। आपने मुझे 1 लाख रुपीज पे किया। अब इधर देखो, एलईडी मैंने सेल किया है, आपने मुझे 1 लाख रुपीज पे किया, मतलब सेल भी है, कंसिडरेशन भी है, दोनों चीजें हैं। बट ये मेरा बिजनेस नहीं है, तो ये इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं आएगा। मैं आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि सप्लाई के डेफिनेशन में ये कवर नहीं होगा। समझ में आया? एक और केस लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं बेटा। जैसे ये मैडम आई मेरे पास में, बराबर, इन्होंने मुझे बोला, मेरी कौन, मैं हूँ ज्वेलरी शॉप का मालिक, ये ज्वेलरी शॉप है मेरी। ये मैडम आई, इन्होंने मुझे अपने सोने के कंगन, ये सोने के कंगन दिए। बोले सेठ जी, मैंने कहा यस। बोले सेठ जी ये सोने के कंगन मैं आपको दे रही हूँ। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। बोले इसके बदले मुझे डायमंड का नेकलेस दे दो। कंगन भारी थे, मैंने बोला डन। मैंने इनको डायमंड का नेकलेस दिया। अब इधर देखना बेटा, मेरा बिजनेस है डायमंड का नेकलेस बेचना, तो मैंने सेल किया या बाटर में दिया, बराबर है। तो मैंने बाटर में दिया, पहली कंडीशन पूरी बेस्ट एलडीआर की। दूसरा मुझे कंसिडरेशन मिला सोने के कंगन, बैंगल्स मिले, गोल्ड के बैंगल्स। तीसरी कंडीशन, मेरा तो बिजनेस है तो मैं उस डायमंड नेकलेस पे जीएसटी चार्ज कर लूंगा, सप्लाई माना जाएगा। अब आते हैं वापस इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, सोचते हैं मैडम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैडम ने बाटर किया, ओके, सोने के कंगन दिए, डायमंड का नेकलेस लिया, पहली कंडीशन पूरी। कंसिडरेशन यस, एनीथिंग इन रिटर्न, बदले में मैंने इनको डायमंड का नेकलेस दिया। बट क्या मैडम का बिजनेस है क्या ये सोने के कंगन बेचना या ज्वेलरी बेचना? नहीं। तो मैंने जो डायमंड का नेकलेस इनको दिया वो सप्लाई है, इन्होंने जो सोने के कंगन मुझे दिए वो सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा क्योंकि वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। तो सर हमेशा बिजनेस एक्टिविटी होगी तो ही उसको सप्लाई माना जाएगा? यस, खाली एक एक्सेप्शन है इसका। सर वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है बेटा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अगर कोई सर्विस इंपोर्ट होती है जिसके बदले कंसिडरेशन दिया जाता है, क्या दिया जाता है? कंसिडरेशन दिया जाता है, बराबर है, वो वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, फिर भी उसको यहां पर बेटा उसको सप्लाई माना जाएगा। ये बात बोलता है सेक्शन 7(1)(b), सेक्शन 7(1)(b। यूं बोल सकते हैं कि ये जो बिजनेस वाला कंडीशन था ना, थर्ड कंडीशन, उसका एक एक्सेप्शन है सेक्शन 7(1)(b। वो बोलता है कोई सर्विस अगर इंपोर्ट हो रही है वो विदाउट कंसिडरेशन है तब तो ठीक है, सप्लाई नहीं मानेंगे। बट अगर उसमें कंसिडरेशन जा रहा है तो उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, भले फिर वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, बराबर है। अब इधर देखना बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे एग्जांपल के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये भाई साहब हैं जो यूएस के हैं, ये मैं हूं। मेरे मान लेते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस चाहिए मुझे मेरे घर के लिए, मैं अपना घर जो है वो डिजाइन करना चाहता हूं। ये भाई साहब जो है फॉरेन में रहते हैं, इंटीरियर डिजाइनर है, इन्होंने मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस दी जो मैं अपने घर के लिए यूज़ करूँगा।
ये सप्लायर है, मैं रिसिपिएंट हूँ, मैं इंडिया का हूँ, इन्होंने मुझे सर्विस दी, पहली कंडीशन पूरी, बदले में इनको 10 लाख रुपीज़ कंसिडरेशन देता हूँ मान लो, वो भी पूरा। और इन भाई साहब का तो बिजनेस है, तो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इस केस में ये तीनों कंडीशन पूरी हुई और जीएसटी लग जाएगा, समझ में आता है। ये भाई साहब यहाँ पे आए, ये इंटीरियर का काम कर रहे थे, इंटीरियर का काम करते 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 इन्होंने एक दिन मुझे एक और सर्विस की ज़रूरत थी। मान लेते हैं कि IFRS जो है उसके लिए कुछ कंसल्टेंसी चाहिए थी मुझे, और इन भाई साहब ने IFRS का कोर्स कर रखा था, बट ये जो भाई साहब है उनका बिजनेस नहीं है IFRS की ट्रेनिंग वगैरह देना करना। इन्होंने मुझे बोला कि महेश गौड़ मैं तुमको गाइड कर दूंगा बट बदले में पैसा लूँगा, तो उस केस में कंसिडरेशन तो जा रहा ना बेटा, कंसिडरेशन तो जा रहा है, इसको सप्लाई माना जाएगा। अब वो जो सर्विस इंपोर्ट हो रही है वो भली मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लूँ या प्रोफेशनल यूज़ के लिए लूँ। प्रोफेशनल यूज़ मतलब बेटा यहाँ पर बिजनेस यूज़, किसी के भी काम में लूँ बराबर है, फिर भी उसको क्या माना जाएगा, अगर मैं कंसिडरेशन दे रहा हूँ उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, भले वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, बराबर है। ओके, तो जनरली हम इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बेटा सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बट इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा। मतलब अगर मैं फॉरेन से कोई आदमी मुझे सर्विस दे रहा है बराबर, वो मैं पर्सनल यूज में ले रहा हूँ, अपने घर के इंटीरियर के लिए यूज कर रहा हूँ, घर का इंटीरियर करवा रहा हूँ, घर के लिए कोई कंसल्टेंसी ले रहा हूँ बेटा, तो वो ये माना जाएगा इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी मायने रखता है जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है। तो जनरली हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सप्लायर का वो बिजनेस होना चाहिए, बट यहाँ पे रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोला गया कि रिसिपिएंट भी अगर उसको बिजनेस के काम में लेता है तो वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। रिसिपिएंट अगर बिजनेस के काम में नहीं लेता है, पर्सनल यूज में ले रहा है, तो वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा, बट फिर भी सप्लाई मानी जाएगी अगर विदाउट कंसिडरेशन है। उसका कारण है फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर जा रही है, अगर मैं उस आदमी को पैसा दे रहा हूं जो फॉरेन से मुझे सर्विस दे रहा है, तो फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर जा रही है, तो गवर्नमेंट बोलता है अच्छा ये काम इंडिया के किसी आदमी से भी करवा सकता था तू, तो हमको जीएसटी मिलता, बट तू बाहर वाले से करवा रहा है, तो बेटा नहीं बैठेगा, जीएसटी तो हम यहां पे भी लगाएंगे, भले वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना हो। इधर देखो गवर्नमेंट ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाया क्यों, फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है इसके लिए। अब इधर देखना बेटा, जो अब तक हमने पढ़ा है वो ये है सप्लाई क्या होता है, एक ओवरव्यू, जो अब तक पूरा पढ़ा पूरा ओवरव्यू। सप्लाई किसको माना जाता है, हमने पहला पार्ट पढ़ा बेस्ट LDR हो, पहली कंडीशन, साथ में कंसिडरेशन हो, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, मतलब सप्लायर का वो बिजनेस एक्टिविटी हो। अब आता है नेक्स्ट पार्ट 2, उसमें हमने पढ़ा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो, साथ में कंसिडरेशन हो, अब यहां पर बिजनेस की कंडीशन होना जरूरी ना हो, तो जो थर्ड कंडीशन थी बिजनेस वाली वो हो तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का। थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था बेटा विदाउट कंसिडरेशन, हाँ बेटा इनमें भी बेटा बेस्ट LDR तो होना ही चाहिए, याद रखना बेस्ट LDR तो इनमें भी होगा ही होगा, इधर भी बेस्ट LDR होना चाहिए। दूसरा इन कोर्स ऑफ, हाँ दूसरा कंसिडरेशन,
कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी चलेगा, बट वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी चलेगा। यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी कवर की थी बेटा हमने इस वाले में? डीआरपी। इसका एग्जांपल क्या है? डीआरपी। डी का मतलब क्या था बेटा? डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स इफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। आर का रिलेटेड पार्टी एंड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ वो। और पी का प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो हमने पढ़ा ना बेटा अब तक यही पढ़ा हमने। इसमें ये है सेक्शन 7(1)(a) में, इसको बताया गया सेक्शन 7(1)(b) में, और इसको बताया गया सेक्शन 7(1)(c) में, बराबर है। और इसमें एक और चीज़, ये जो सेक्शन है इनमें बताया तो गया है, बट जो थर्ड पार्ट आपने पढ़ा है ये, इसमें साथ के साथ 7(1)(c) के साथ आपको देखनी पड़ेगी शेड्यूल फर्स्ट ऑफ CGST एक्ट। ये शेड्यूल फर्स्ट डीआरपी की बात करता है, शेड्यूल फर्स्ट। ओके तो ये हमारा अभी सप्लाई की क्या डेफिनेशन होती है हमने उसके बारे में समझा है बेटा। ओके आप चाहो तो ये चार्ट कॉपी कर लो, क्योंकि ये आपको समराइज फॉर्म में है, तो आपने जो पूरा पढ़ा है उसका एक रिवीजन है। वापस से आज हमने सिर्फ सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी है। सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है? सप्लाई में पहला पॉइंट क्या था बेटा? बेस्ट LDR होना चाहिए, बदले में कंसिडरेशन होना चाहिए, और वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एक एक्सेप्शन है बिजनेस का, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का, वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, बट कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन है तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस को सप्लाई माना जाएगा, वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। थर्ड कंडीशन, थर्ड केस हमने क्या पढ़ा था? थर्ड केस में ये है कि बेस्ट LDR होना चाहिए, और वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, फिर विदाउट कंसिडरेशन भी उसको सप्लाई माना जाएगा, बट उसमें 3 ही केस कवर होते हैं। DRP, डी का मतलब डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स इफ ITC हैज बीन अवेल्ड। आर का रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, और पी का प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब इसमें कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा एजेंट, किस तरह के एजेंट कवर होते हैं, वो सब हम शेड्यूल फर्स्ट के टाइम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके तो आ जाते हैं बेटा यहाँ पर, ये चैप्टर नंबर 2। सप्लाई। ना बेटा चैप्टर नंबर 2 क्या बोलता है? टैक्सेबल इवेंट। सबसे पहला पॉइंट, टैक्सेबल इवेंट कब होगा? GST कब मान लगेगा? जब सप्लाई माना जाएगा तो GST लगता है। टैक्सेबल इवेंट, GST इज ए टैक्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। सबसे प्लस पॉइंट, होल ऑफ इंडिया मतलब जम्मू एंड कश्मीर वगैरह सब पर एप्लीकेबल होगा ये, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। GST इज ए टैक्स, पहला पॉइंट तो ये टैक्स है। चार्ज होता है, चार्ज ऑन द सप्लाई, सप्लाई पे, किसकी सप्लाई? ऑफ गुड्स या सर्विसेज या बोथ, मेड और अग्रीड टू बी मेड। समझो यहाँ पर बेटा, ये जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि भाई GST एक टैक्स है जो सप्लाई पे चार्ज होता है। सप्लाई किसकी? सप्लाई या गुड्स की या सर्विसेज की, उनकी सप्लाई पे चार्ज होगा। एक्सीलेंट। या बोथ, बोथ क्यों बोला? कई जगह पे गुड्स और सर्विस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए, ये जो भाई साहब है ये दिल्ली के रहने वाले हैं, इन्होंने मुझे बोला महेश गौड़ हमको माल खरीदना है। मैंने कहा सर 10 लाख रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। बोले दिल्ली में हमारी फैक्ट्री में डिलीवरी करनी है। अब मैं मुंबई का रहने वाला, इनको फैक्ट्री जो दिल्ली की फैक्ट्री उसमें डिलीवरी देनी है मुझे। मैंने कहा सर 2 लाख ट्रांसपोर्टेशन का भी लगेगा। अब इनसे मैं टोटल 12 लाख ले रहा हूँ उस गुड्स के लिए, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन फ्री। ये बोला मैंने इनको, क्या बोला? 12 लाख दे दो, ट्रांसपोर्टेशन मेरी तरफ से। बोले डन। अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में आ गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। दूसरा माल बेच रहा हूँ वो गुड्स में आ गया, तो गुड्स और सर्विस दोनों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा कि सप्लाई ऑफ गुड्स है तब भी GST चार्ज हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विस है तब भी हो सकता है, बट बोथ है तब भी हो सकता है। ओके आगे इन्होंने लिखा मेड और अग्रीड टू बी मेड। मेड और अग्रीड टू बी मेड का मतलब क्या होता है बेटा? इधर देखना बेटा,
ये मान लो मैं हूं ये आप हो स्टूडेंट मिस्टर एक्स, आपने मुझे फेब मंथ में एडवांस दिया 50,000 रुपीज़ कोचिंग के लिए, 50,000 रुपया एडवांस दिया आपने। मेरा बैच शुरू होता है जुलाई मंथ में। अब मैं आपको सर्विस कब दे रहा हूँ? सर्विस जुलाई मंथ में मिलेगी आपको, जबकि पेमेंट आपने कब कर दिया था बेटा? 50,000 रुपीज़ का फेब मंथ में कर दिया। ये जो आपने पेमेंट मुझे किया, ये फेब मंथ में आपने पेमेंट कर दिया। ये जो फेब मंथ में मुझे पेमेंट मिला है बेटा, फेब मंथ में ये जो पेमेंट मुझे मिला है, इस पर जीएसटी लग जाएगा। भले ही मैंने आपको सर्विस नहीं दी हो, इसको मुझे मार्च में जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपसे मैं 50,000 प्लस 9,000 का जीएसटी लूंगा और मार्च में डिपार्टमेंट को पे कर दूंगा 9,000 का जीएसटी। भले ही आपको सर्विस नहीं दी हो मैंने, बट मैं अग्री तो हो गया था सर्विस देने के लिए। मैं एक रिसिट वाउचर इशू कर देता हूँ यहाँ पर आपको फेब मंथ में, और मैं अग्री हो गया आपको सर्विस देने के लिए, तब भी जीएसटी चार्ज हो जाएगा, भले ही एक्चुअल में अभी मैंने आपको सप्लाई नहीं किया हो। तो इधर देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ मेड और अग्रीड टू बी मेड, अग्री भी हो गए तब भी अट्रैक्ट हो जाएगा। अब इधर देखना बेटा, एक केस समझाता हूं यहां पे और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये मैं हूं मिस्टर गौर, ये एक मिस्टर आर है रेसिपिएंट, इन्होंने मुझे एडवांस दिया ₹1 लाख एडवांस, और मैं इनको गुड्स सप्लाई करता हूँ, और ये गुड्स मैंने जुलाई में सप्लाई किया, जबकि इन्होंने ये एडवांस मुझे फेब मंथ में दिया। इस पर जीएसटी नहीं लगता है, इस पर जीएसटी नहीं लगता है बेटा, जबकि सर्विस में एडवांस में दिया तो लगता है। सर ऐसा क्यों बेटा? इसका रीज़न है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का जो मेथड है ना, टाइम ऑफ सप्लाई, वो एक चैप्टर वो हम पढ़ेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई के जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन की वजह से इस पर जीएसटी जब एडवांस मिलता तो नहीं लगता गुड्स पर। ये एक अमेंडमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो वर्डिंग्स यूज हुई है ना बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड और अग्रीड टू बी मेड, यहाँ पे लिख दो ओनली फॉर सर्विसेज। गुड्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होता ये, ओके। बाकी डिटेल डिस्कशन टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम में करेंगे अब, विद लॉजिक और विद रीजन। अब आगे आते हैं सप्लाई में क्या क्या कवर होता है। तो सप्लाई में देखो बेटा, सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब कवर होते हैं। बट इसमें 3 पार्ट हमने पढ़े थे। पार्ट 1 देखो, ये पार्ट 1 क्या बोलता है कि भाई सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या सर्विसेज, और बोथ मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, ये पॉइंट है कंसिडरेशन, बदले में कंसिडरेशन होना चाहिए बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये थर्ड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, और बेस्ट एलडीआर तो हमने पढ़ ही लिया, ये सब में एप्लीकेबल होगा फर्स्ट कंडीशन। लेकिन पार्ट 2 क्या बोलता है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के केस में अगर कंसिडरेशन है, ये मेन कंडीशन है, तो वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब भी उसको सप्लाई माना जाएगा, बराबर है। तो ये जो सेक्शन था, ये है आपके सेक्शन 7(1)(a), ये आपके सेक्शन 7(1)(b। अब आते हैं पार्ट 3, 7(1)(c। ये क्या है? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। कोई भी सप्लाई हो, बेस्ट एलडीआर वगैरह, जो विदाउट कंसिडरेशन हो बट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, तब भी उसको सप्लाई माना जाएगा, बराबर है। तो सप्लाई में 3 चीजें कवर होती है, बेस्ट एलडीआर, कंसिडरेशन और बिजनेस, पहला। दूसरा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के केस में कंसिडरेशन होना जरूरी है, भले इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना हो फिर भी सप्लाई माना जाएगा। दूसरा, तीसरी कंडीशन क्या बोलती है? बेस्ट एलडीआर होना चाहिए, बराबर है। विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा, बट शर्त इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। बट उसमें 3 ही एक्टिविटी कवर की गई, DRP, ओके। 3 ही एक्टिविटी कवर होगी यहाँ पर, क्या? DRP, ओके। और ये आपका पार्ट 4 और ये पार्ट 5 जो एक्सक्लूजन है, नेगेटिव लिस्ट वगैरह, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
बराबर, इन दोनों को, इनका भी काम नहीं है। अब बेटा इसके बाद जो आपकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में आता है कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, उनका मतलब क्या वो समझेंगे। अभी हमारा सप्लाई खत्म नहीं हुआ, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन समझनी है, बराबर है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझेंगे कंसिडरेशन की। फिर कंसिडरेशन के बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिर उसके बाद बिजनेस का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। तब जाकर के हमारे सप्लाई का एक पार्ट कंप्लीट होगा यहाँ पर। फिर हम इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाता है, उनको डिटेल एनालिसिस करेंगे, बराबर है। तो आज जो हमने पढ़ा सिर्फ सप्लाई क्या होता है, सप्लाई के बारे में समझा बेटा हमने। बाकी की चीज़ हम डिटेल एनालिसिस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा डेफिनेशंस पार्ट चलेगा, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग पार्ट है। उसमें डेफिनेशन में छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता था उसका एनालिसिस भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी करेंगे कि डेफिनेशन में अगर थोड़ा सा हेरफेर हो जाए तो गवर्नमेंट को लॉस हो सकता है या आपको लॉस होगा, उसका इंपैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बेटा हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।